हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णपाल सिंह पंवार। अध्ययनशाला प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अंतिम वीडियो में जो आया था इकोनॉमी का, उसमें हमने देखा था कि इकोनॉमी क्या होती है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में काउंट की जाती है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। देखिए, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण क्यों किया जाता है इस बात को समझिएगा, क्योंकि आप देखें किसी भी देश में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण जैसी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इनका संचालन एक जैसा नहीं होता है। क्योंकि किसी देश में ये आर्थिक क्रियाएं राज्यों के हस्तक्षेप के अधीन होती है, कहीं पर हस्तक्षेप नहीं होता है, कहीं पर इन क्रियाओं के संचालन का उद्देश्य अलग अलग होता है। इसलिए अर्थव्यवस्थाएं एक प्रकार की नहीं होती है। इस आधार पर अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्थाओं के बहुत सारे वर्गीकरण होते हैं, जिनमें से 3 वर्गीकरण सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला, सरकार की भूमिका के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा, विकास की अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। और तीसरा, वैश्विक अंतर संबंध के आधार पर वर्गीकरण या विश्व के साथ संबंध के आधार पर वर्गीकरण। इसमें जो पहला टाइप है, जिसमें अपन पहला बोल रहे हैं, सरकार की भूमिका के आधार पर वर्गीकरण, द रोल ऑफ गवर्नमेंट। अगर इस बेसिस पे देखें तो अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिनको अपन फर्दर डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। दूसरा टाइप हमने देखा था विकास की अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। अगर हम विकास की अवस्था के आधार पर वर्गीकरण देखें तो अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती है। पहली, विकसित अर्थव्यवस्थाएं, डेवलप्ड इकोनॉमी। सेकंड, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, जिसको अपन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी बोलते हैं, या जो अभी विकास की पथ पर हैं, जिनका डेवलपमेंट हो रहा है। और थर्ड है अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं या अविकसित अर्थव्यवस्थाएं, मतलब कि ये ऐसी है जो अभी डेवलप हुई नहीं है, जिनका डेवलपमेंट अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो ये एक दूसरा वर्गीकरण हुआ। और तीसरा जो है वो विश्व के साथ संबंधों के आधार पर वर्गीकरण है। विश्व के साथ संबंधों के आधार पर अगर वर्गीकरण की बात करें तो अर्थव्यवस्थाएं हैं 2 प्रकार की होती है, बंद अर्थव्यवस्थाएं और खुली अर्थव्यवस्थाएं, जिनको अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्लासिफिकेशन है सरकार की भूमिका के आधार पर वर्गीकरण। मतलब कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण जैसी आर्थिक क्रियाओं में सरकार की क्या भूमिका होगी, सरकार कितना हस्तक्षेप करेगी, कितना नहीं करेगी, इस आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पहली पूंजीवादी, दूसरी समाजवादी और तीसरी मिश्रित। देखिए, इसमें पहला समझिएगा पूंजीवादी। पूंजीवादी सीधा मतलब है पूंजी, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पूंजी पर आधारित है। पूंजी पर आधारित होने का मतलब यह है कि सरकार का हस्तक्षेप इसमें न के बराबर होता है। सरकार इसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करती है। जबकि समाजवादी का अर्थ होता है समाज का उत्थान करना, इसलिए इसमें सरकार का हस्तक्षेप सबसे अधिक होता है। तो इसमें पर आगे देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, पूंजीवादी में पहला पॉइंट क्या लिखा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। मतलब कि कितना उत्पादन होगा, भूमि कितनी होगी, किसकी होगी, ये सभी नियंत्रण निजी व्यक्तियों का होता है और इनका स्वामित्व भी निजी व्यक्तियों का होता है। इसमें सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। वहीं अगर आप समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखोगे तो उत्पत्ति के सभी साधन का मतलब समझ लो आप, हमें किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो उसके लिए जो जो वस्तु आवश्यक है वो सभी उत्पत्ति के साधन। तो मतलब इसमें देश के सभी संसाधन, मानव श्रम, पूंजी, लगभग सभी चीज़ें शामिल हो गई इसमें। तो आप अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखोगे तो उत्पत्ति के सभी साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण दोनों ही सरकार के हाथ में होता है। मतलब संसाधन भी सारे सरकार के और उनका नियंत्रण भी सरकार का। मतलब जैसे इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। हम बात करते हैं रेलवे की। अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी तो रेल भी प्राइवेट होगी, उनका संचालन भी प्राइवेट तरीके से होगा। जबकि यही अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था हुई तो रेल भी सरकारी, रेल का संचालन भी सरकारी, वो सारी चीज़ें सरकार के हाथ में हो जाती है। इसको कहा जाता है स्वामित्व और नियंत्रण। इसमें दूसरा बिंदु देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लिखा हुआ है यह स्वतंत्र बाजार होता है। स्वतंत्र बाजार इसलिए आप इसको समझो, इसका एक और नाम है स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था। इसका एक्चुअल मीनिंग समझना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से
बाजार की शक्तियों पर निर्भर करती है। मतलब कितना उत्पादन होगा, क्या कीमतें निर्धारित होगी, ये सभी बाजार की शक्तियों पर आधारित होती है। मांग और आपूर्ति, जितनी ज़्यादा मांग वस्तुओं का उतना ज़्यादा उत्पादन, जितनी ज़्यादा मांग उतनी ज़्यादा कीमतें, ये इसको कहा जाता है बाजार शक्तियाँ। तो इनमें स्वतंत्र बाजार होते, ओपन मार्केट होते, इसमें सरकार को इंटरफेयर नहीं करती, ना तो रेशनिंग करती, ना मार्जिनिंग करती है, किसी प्रकार की कीमतें निर्धारण सरकार नहीं है, सीधे पूरी तरह से निजी क्षेत्रों के हाथ में। जितना ज़्यादा मांग होगी उतना ज़्यादा उत्पादन होगा और उसी आधार पर कीमतें होगी। जबकि यही बात अगर हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था में करें, सोशलिस्ट इकोनॉमी में करें, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं कि ये स्वतंत्र बाजार नहीं होते हैं। यहाँ बाजार को नियंत्रित रखा जाता है। उत्पादन कितना होगा, कीमतें कितनी होगी, कौन उत्पादन करेगा, ये सब सरकार निर्धारित करती है। इसमें निजी क्षेत्र की कोई भूमिका नहीं होती है। थर्ड पॉइंट देखिएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम क्या देख रहे हैं, उद्देश्य की बात कर रहे हैं। तो आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी हित और लाभ प्रेरणा के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब आप ये देखिएगा कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, उसका सबसे मूल उद्देश्य निजी हित और लाभ प्राप्त करना। जितना ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा बाजार उतना ही बेहतरीन चलेगा। लाभ कम होगा तो आप खुद सोचिएगा, अगर लाभ कम होगा तो निजी कंपनियां स्वतः बंद होती चली जाएगी। तो यहाँ पूरा ध्यान निजी हित और लाभ प्राप्त करने पर रखा जाता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी हित और लाभ का ध्यान नहीं देखते, उसमें देखते हैं समाज के कल्याण का, कि समाज का कल्याण कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए उत्पादन को कैसे नियंत्रण किया जाना चाहिए, वो सब कुछ इसमें देखा जाता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या लिखा, तीव्र प्रतिस्पर्धा। मतलब कि आप खुद सोचिए, जब एक ही वस्तु का उत्पादन करने वाली 50 कंपनियां बाजार में होगी तो आपस में कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा। ये बात आप भी समझते हैं। आप खुद सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए कि अगर फॉर्म 4 लाख आते हैं, 5 लाख आते हैं, तो कंपटीशन टफ होता ही होता है। तो वैसे ही मान लो एक ही वस्तु का उत्पादन अगर 20 कंपनियां कर रही है तो ये उच्च प्रतिस्पर्धा तो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। लेकिन इसका लाभ भी है, जब कंपटीशन बहुत अच्छी होगी तो कंपटीशन टाइट होगी तो बहुत अच्छी गुणवत्ता उत्पादित की जाएगी और कीमतें कोशिश करके कम से कम रखी जाएगी ताकि मांग वस्तुओं की बरकरार रहे। यही अगर हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा नहीं होती। अब जब सारी कंपनियां सरकार की, सारा स्वामित्व सरकार का, सारा उत्पादन सरकार का, तो सरकार की किससे प्रतियोगिता, ऐसी अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता नहीं होती है। अब एक इसमें तीसरा वर्गीकरण और भी है जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें, तो इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लक्षण निहित होते हैं। मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो सरकार अपने नियंत्रण में रखती है, उनका उत्पादन अपनी तरीके से करती है, उसका बाजार से कोई लेना देना नहीं होता है। जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से निजी क्षेत्र को दे दिए जाते हैं, जहाँ उच्च प्रतियोगिता होती है, अच्छा उत्पादन होता है, तीव्र प्रतियोगिता होती है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगर इन सब के उदाहरण देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है वो अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देश के अधिकांश हिस्से इसी में आते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बढ़िया उदाहरण सोवियत संघ, जो पूर्व सोवियत संघ था वो, जो आज का रूस कहलाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बेहतरीन उदाहरण भारत है। आगे के लेक्चर में मैं आपको इन एक एक अर्थव्यवस्थाओं को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित को। अभी वर्गीकरण केवल इतना ही रहेगा। दूसरा जो वर्गीकरण है, और दूसरा वर्गीकरण है विकास के स्तर के आधार पर वर्गीकरण। मतलब विकास किस अवस्था में जा चुका है, किस लेवल पे जा चुका है, इस बेसिस पर भी 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है। विकसित अर्थव्यवस्थाएं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं और अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं। विकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है समझिएगा। विकसित अर्थव्यवस्थाएं ऐसे होती है जो औद्योगिकरण के उच्च स्तर पर जा चुकी है। मतलब ये वो देश हैं या वो अर्थव्यवस्थाएं हैं जहां औद्योगिक क्रांति के दौरान औद्योगिक विकास हुआ और आज ये औद्योगिक विकास के पीक पर हैं, मतलब उच्च स्तर पर हैं। यहाँ पर बहुत रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, बहुत हायर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। ये पहला पॉइंट है। इसी में दूसरा पॉइंट देखिए, जब कोई इकोनॉमी बहुत रैपिड ग्रोथ करेगी तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि वो अपने रिसोर्सेज का लगभग सारा यूज़ कर चुकी होगी या उसके रिसोर्स एंडिंग पर होंगे। तो इन अर्थव्यवस्थाओं में
संसाधनों का या तो पूर्ण दोहन हो चुका होता है या दोहन अंतिम छोर पर चल रहा होता है, मतलब कि होने वाला होता है, रिसोर्स कंप्लीट होने वाले होते हैं। ऐसे में इन अर्थव्यवस्थाओं को दूसरे देशों की ओर ध्यान देना पड़ता है, वो देशों की ओर जो अभी या तो विकसित नहीं हुए हैं या जिनके पास अभी संसाधन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, उच्च तकनीक होती है। उच्च तकनीक का मतलब समझा दूं, आप खुद सोचिए, जब संसाधन अंतिम छोर की ओर चल रहे हों या संसाधन समाप्त होने लगते हैं तो मजबूरी में उच्च स्तरीय तकनीक विकसित की जाती है या तकनीक विकसित करना एक आवश्यकता बन जाती है ताकि संसाधनों का कम होने पर भी बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में संसाधनों का इस्तेमाल बहुत अच्छे से हो चुका होता है और यहाँ पर तकनीक बहुत अच्छी होती है, हायर टेक्नोलॉजी होती है। हर चीज़ में आप देखेंगे तकनीकी रूप से ये मजबूत राष्ट्र होते हैं। और चौथा पॉइंट देखिएगा, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में सेवा क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर का बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि आप खुद समझिए, जब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप हो चुके होते हैं तो सबसे ज़्यादा फोकस टर्शरी सेक्टर पर किया जाता है। और जब टर्शरी सेक्टर मतलब तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकसित हो रहे होते हैं तो हम अर्थव्यवस्था को बहुत विकसित मानते हैं और जीवन स्तर भी बहुत उच्च माना जाता है। वही अगर हम लोग बात करें विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की, तो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनमें अभी संसाधनों का दोहन हो रहा है, अंडर प्रोसेस है, अभी कंप्लीटनेस नहीं आई है। क्यों? क्योंकि अभी भी उनके पास टेक्निकली बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है। विकासशील देशों में अभी औद्योगिकरण जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो अंडर प्रोसेस है। मतलब ये वो देश हैं या वो राष्ट्र हैं जो बहुत बाद में थोड़ा लेट आज़ाद हुए हैं और इनके यहाँ पर औद्योगिक विकास जो है वो बाद में शुरू हुआ थोड़ा। तो जैसे भारत इसका उदाहरण सबसे बेस्ट है। इसमें ये तकनीक की बात करें तो अभी तकनीक की उच्चता इन्होंने प्राप्त नहीं की है। तकनीक यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रही है और धीरे धीरे ये संसाधनों का दोहन भी बढ़ा रहे हैं। चौथा पॉइंट अगर इसमें आप देखो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में कमी आती जाती है और तृतीय क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता है और बाद में बहुत तेजी से बढ़ता है। ये भी एक विशेषता है विकासशील अर्थव्यवस्था की। तीसरा देखें, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं, ऐसी इकोनॉमी जिनमें औद्योगिक विकास अभी जस्ट शुरू हुआ है या 1990 या 2000 के दशक में अब जाके शुरू हो रहा है, तो ये इंडस्ट्रियल तौर पर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। यहाँ पर औद्योगिक विकास अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अब जब औद्योगिक विकास प्रारंभिक अवस्था में है तो ऑब्वियस बात है कि अपने संसाधनों का उपयोग तो कर नहीं पाए होंगे, इसलिए इनमें संसाधनों अभी बहुत उच्च स्तर पर या बहुत उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, अभी उनका दोहन नहीं हुआ है। तकनीक लगभग न के बराबर है, तकनीकी रूप से बहुत कमज़ोर राष्ट्र हैं, यहाँ पर अभी तकनीक भी नहीं आई है। और बात करें चौथे पॉइंट की, तो अभी भी यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। मतलब देश की अधिकांश जनसंख्या अभी भी कृषि और प्रकृति से संबंधित अन्य कार्य जैसे खनन, मत्स्य पालन, पशुपालन जैसे आर्थिक गतिविधियों में शामिल है। तो ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। अभी इस दौर में एक नया नाम और चल रहा है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था, इमर्जिंग इकोनॉमीज। ये भी समझा देता क्या होता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर चली गई है लेकिन अभी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल नहीं हुई है, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को इमर्जिंग इकोनॉमीज या उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी कहा जाता है। भारत को आप इस श्रेणी में रख सकते हैं। तीसरे प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो विश्व के साथ संबंधों के आधार पर है। मतलब कि किसी देश की अर्थव्यवस्था विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ किस प्रकार के संबंध रखती है, उस आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को दो भागों में बांटा जाता है। एक बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, दूसरी खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है समझिएगा। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि ऐसी कोई इकोनॉमी जो विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ किसी प्रकार के आयात निर्यात और मतलब वस्तुओं के विनिमय के संबंध नहीं रखती है, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये अर्थव्यवस्थाएं आत्मनिर्भरता पर ज़्यादा बल देती है, मतलब कि सेल्फ डिपेंड। जब आप खुद सोचें कि कोई एक देश दूसरे देश पर निर्भर नहीं है, दूसरे देश से वस्तु नहीं खरीद रहा है, नहीं बेच रहा है, इसका मतलब ये हो गया है कि वो अब उतना उत्पादन कर लेता है जितना उसके देश के लिए आवश्यक है। इसलिए कहा जाता है कि ये आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाएं होती है, इनको किसी दूसरे देश पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात करें तो ये दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध स्थापित करने के प्रति उदासीन होती है। उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल, इनको किसी भी देश के साथ इकोनॉमिकल रिलेशन सेटअप नहीं करने होते हैं।
एक पॉइंट उसमें ज़रूर वो लिखा हुआ है, संरक्षणवाद पर बल। मतलब समझिएगा क्या, जब किसी देश को ये देखना होता है कि मुझे अपने ही देश की कंपनियों को, अपने ही देश के उत्पादों को बढ़ावा देना है अपने ही देश के भीतर, तो वो विदेशी कंपनियों को अपने देश के अंदर व्यापार की अनुमति नहीं देते हैं। इसको संरक्षणवाद कहा जाता है। मतलब कि अपने खुद की देश के उत्पादों को संरक्षित करने की नीति संरक्षणवाद कहलाती है, और ये फीचर हमको बंद अर्थव्यवस्था में दिखाई देता है। अब बात करते हैं खुली अर्थव्यवस्थाओं की। ये वो अर्थव्यवस्थाएं होती है जो दूसरी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करती है, इसलिए इसमें अर्थव्यवस्थाओं के अंतर संबंध पर बल दिया जाता है। ये खुला होता है, दूसरे देशों को व्यापार करने की अनुमति होती है, आयात होता है, निर्यात होता है। जब एक अर्थव्यवस्था दूसरे अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार संबंध स्थापित करती है, तो इसमें किसी प्रकार का फिर आत्मनिर्भरता की बात नहीं होती। यहाँ पर खुले बाजार होते हैं, कोई भी व्यक्ति अपना, कोई भी देश अपनी इकोनॉमी का प्रोडक्ट यहाँ पर बेचता है और इस देश का प्रोडक्ट को खरीदता है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, जब किसी इकोनॉमी में विश्व के अन्य देशों की इकोनॉमी मर्ज होना शुरू कर देती है या व्यापार करना शुरू करती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना शुरू होते हैं, तो फिर तो वहाँ पर कंपटीशन आती है। फिर वो संरक्षणवाद नहीं रह जाता, कंपटीशन आ जाती है। फिर जिसका प्रोडक्ट बेस्ट होगा उसको फायदा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग बात करें, मान लो कोई एक प्रोडक्ट है ए नाम का, जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। अब अभी मान लो हम क्लोज इकोनॉमी है, तो उस टाइप का कोई प्रोडक्ट दूसरे देश से आ नहीं रहा, तो फिर अपना देश जैसा भी उत्पादित करे उसकी गुणवत्ता, उसकी कीमतें वैसी चलेगी। लेकिन सोचो कि ए प्रोडक्ट को बनाने वाली और ऐसी कंपनियां जो दूसरे देशों की है, अगर वो भारत में एंट्री कर जाए, भारत भी खुली अर्थव्यवस्था हो जाए, तो आप देखिएगा कि अब ए प्रोडक्ट बनाने वाली और भी कंपनियां बाजार में आ गई है, तो इससे कंपटीशन आती है, प्रतिस्पर्धा आती है। इससे प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ती है और कंपटीशन बढ़ने से कीमतों में भी गिरावट आती है। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, तो 1991 से पहले, 1991 से पहले भारत भी एक प्रकार की बंद अर्थव्यवस्था थी, लगभग बंद अर्थव्यवस्था। लेकिन 1991 के बाद जब से हमने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है, निजीकरण और उदारीकरण को बढ़ावा दिया है, तब से भारत का झुकाव खुली अर्थव्यवस्था की ओर होता चला गया है। तो आज देखा जाए ना, तो विश्व में लगभग कोई भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बंद अर्थव्यवस्था लगभग नहीं है। मैक्सिमम पॉइंट दिख सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से तो नहीं है। तो ये जो है, ये हमारा विश्व में विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण होता है। आगे के लेक्चर में हम डिस्क्राइब करेंगे पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा, उसके फीचर्स वगैरह क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ से अलग से भी सेपरेट क्वेश्चंस बनते हैं। तो आगे के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।